जापान और भारत के बीच अब एक नया विवाद आकर खड़ा हो गया है। वैसे तो जापान और भारत बेहद क्लोज लाइज हैं, दोनों ही क्वाड के मेंबर हैं, लेकिन अभी कुछ ही हफ्ते पहले जब जापान के नए प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिलने भारत के दौरे पर आए थे, उस समय दोनों देशों के बीच एक छोटा सा मतभेद हो गया था। दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने आपस में मीटिंग की, जिसके बाद ये दोनों ही मीडिया को संबोधित करने सामने आए थे। भारत के साफ मना करने के बावजूद उस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी के सामने ही रशिया को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहा और रशिया की आलोचना की, जबकि जब भारत के पीएम मोदी की बारी आई, उन्होंने रशिया के बारे में कुछ भी नहीं बोला। उस समय कई सारे थिंक टैंक्स ने कहा था कि भारत की विजिट का इस्तेमाल फूमियो किशिदा को जापान और भारत के आपस में बायलैटरल संबंध सुधारने के लिए करना चाहिए था, ना कि रशिया को टारगेट करने के लिए, वो भी तब जब भारत साफ तौर पर कह चुका है कि हमें इस पूरे विवाद से बाहर रहना है। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण भारत और जापान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। अब ये तो हमको पता है कि आज की डेट में कई सारे देश यूक्रेन की मदद करने के लिए यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड और कई सारे हथियार भेज रहे हैं। प्लेन्स पे भर भर के सामान, रिलीफ मटेरियल भेज रहे हैं, जो कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जा रहा है और फिर वहां से लैंड बॉर्डर्स के जरिए यूक्रेन को हैंडओवर किया जा रहा है। भारत हालांकि इस मसले में पूरी तरह न्यूट्रल है, लेकिन मानवता के चलते हम भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हैं जो यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। खबर ये निकल कर आ रही है कि जापान को यूक्रेन की मदद के लिए कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड भेजनी थी, जिसके लिए जापान ने डिसाइड किया कि वो सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पर अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में यूक्रेन को एड भेजेगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, इसमें भारत का भी कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर जापान की मीडिया से खबर आई कि जापान जिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में यूक्रेन को रिलीफ मटेरियल भेज रहा था, उसको मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर रुककर मुंबई में स्थित यूएन की एजेंसी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के डिपो से कुछ रिलीफ मटेरियल ले जाना था, यानी वहां से कुछ रिलीफ मटेरियल कलेक्ट करना था। लेकिन भारत ने जापान के C2 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को, जो जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स का एयरक्राफ्ट है, उसको भारत में लैंड होने की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी। ये खबर आते ही जापान समेत वेस्टर्न मीडिया में भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फिर से शुरू हो गया था। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि ऐसा नहीं है कि भारत ने जापान को कम्प्लीटली मना कर दिया था और अपने यहाँ पर प्लेन उतारने की परमिशन देने से इनकार कर दिया था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द वायर के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने जापान को कहा कि अगर वो अपने प्लेन में इंडिया से कोई ह्यूमैनिटेरियन एड कलेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए वो अपना मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि कोई कमर्शियल प्लेन का इस्तेमाल करे। द वायर के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने पिछले कल देर शाम को जानकारी दी और बताया कि जापान ने भारत से जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए ओवरफ्लाइट क्लियरेंस मांगी थी, जिसको भारत ने पहले से तय रूल रेगुलेशंस के आधार पर प्रोसेस किया और अप्रूवल दे दिया गया। अरिंदम बागची ने कहा कि हमने जापान को कन्वे किया कि वो भारत से जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड कलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए जापान कमर्शियल प्लेन का इस्तेमाल करे, यानी भारत की तरफ से मिलिट्री नहीं कमर्शियल प्लेन के इस्तेमाल के लिए इजाजत मिलेगी। भारत ने कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। वैसे कारण अभी तक तो पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन भारत द्वारा यूक्रेन के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड ले जा रहे जापान के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत में लैंड ना करने देने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि जापान ने अभी कुछ ही दिन पहले यूक्रेन को बुलेट प्रूफ वेस्ट और हेलमेट्स भेजे थे, जबकि जापान ने ये कहा था कि इसके बाद वो यूक्रेन की मदद के लिए कमर्शियल ड्रोन समेत और भी मिलिट्री एड और छोटे मोटे प्रोटेक्टिव गियर्स भेजेंगे, जो कि एक तरह की सैन्य मदद है। जापान जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत से होते हुए यूक्रेन भेज रहा था, उसमें कोई सैन्य मदद या फिर कोई हथियार ना हो, इसलिए शायद भारत ने इस पूरे विवाद में ना घुसने की मंशा से जापान के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत में लैंड करने की बजाय उनके कमर्शियल एयरक्राफ्ट को परमिशन देना ठीक समझा। खैर, आपको क्या लगता है कि जापान के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को परमिशन ना देकर भारत ने क्या सही किया, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।